हम भाई बहन, अम्मा जी और पिताजी तांगे से चले जोगीवाला की तरफ। सबसे पहले तो हमें रिस्पना नदी मिली। बरसाती नदी इतनी तेज़ बहती थी कि जब तक वो शांत ना हो जाए, उसका बहाव कम ना हो जाए, तब तक उधर के लोग उधर रहते थे और उधर के लोग इधर। काफ़ी समय बाद जब ये नदी कुछ कम बहाव वाली होती तो पार निकला जाता, और जब रिस्पना पुल के उस तरफ जाते तो मौसम और हवा और तापमान बिल्कुल बदल जाता था। बहुत खूबसूरत ठंडी हवाओं के साथ दूर दूर तक खेत, कभी धान के खेत, अद्भुत नजर आते। किसी मौसम में वासंती रंग बिखेरते हुए सरसों के फूल नजर आते दूर तक। तांगा बीच में से होते हुए निकलता था। मुझे आगे तांगे की सीट पर बैठने का शौक था, और जिस तरह से बोलता हुआ और घोड़े को आगाह करता हुआ, उससे बातें करता हुआ तांगे का चालक चलता था, वो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। और एक समय आता था कि जब हमें ये कहा जाता था कि अब आगे जाया नहीं जा सकता, पैदल चलना पड़ेगा। वो था जोगीवाला। जोगीवाला दाईं तरफ था और कच्ची सड़क थी। हम लोग बहुत हंसते खेलते वहाँ से निकलते थे। साथ साथ में एक नहर चलती थी हमारे साथ, और दोनों तरफ बासमती की खुशबू के साथ लहलहाते खेत हुआ करते थे। वो बासमती की खुशबू देहरादून की पहचान थी। बासमती ही देहरादून की पहचान थी। वो महक हमने महसूस की है। वो दरअसल देहरादून की महक थी। और आगे चलते थे तो एक रेलवे क्रॉसिंग पड़ता था, रेल जाती थी, खड़े होना पड़ता था, और फिर आगे निकल जाते थे। आगे जाते तो एक कोठी के नाम से एक बड़ा मकान था, जो चौधरी सत्येंद्र सिंह का था, लज्जा रानी चौधरी का था। हम छोटे छोटे बच्चे, और जिस समय वहाँ जाते तो हमें लगता कि हम अपने ताई जी के यहाँ गए हों, पूरे अधिकार के साथ। वो भी इतना अच्छा स्वागत करती हैं जैसे हम उन्हीं के साथ रहने ही लग जाएं, ऐसा आग्रह भी करती थी। ये कल्चर था, ये पूरा का पूरा संस्कार था दून घाटी का। जहाँ आप जाते थे तो मन की रिश्तेदारियाँ थीं, और एक दूसरे के स्वभावों को सुख दुख में साझा तो करते ही थे, लेकिन एक दूसरे के आने पे खुश भी होते थे। लगता ही नहीं था कि हम कहीं और आ गए हैं, वो हमारा घर ही था। और मैं तो बताऊं कि मेरा नाम भी लज्जा रानी चौधरी, जो कि ताई जी हम जिन्हें कहते थे, उन्होंने ही रखा था। ये सन 1956 की बात होगी। पिताजी श्री राम शर्मा प्रेम स्वाधीनता सेनानी थे, कवि थे, लेकिन बहुत ही प्रिय संबंध थे, आत्मीय संबंध थे उस परिवार के साथ। और वहाँ से एक लगातार आवाज़ आती थी पंचक्की की, और चिड़ियों की और कोयल की आवाज़ तो बहुत ही स्वाभाविक थी। वहीं एक तालाब था बहुत बड़ा। उस तालाब में कमल खिला करते थे। वो कमल खिलते हुए दून घाटी में जो हमने देखे हैं वो बरबस याद आते हैं। और उन खेतों के बीच से जो सीटी बजाती हुई रेल चली जाती थी, और वो लोहे का भाप वाला इंजन हुआ करता था, और बाकी जो खिड़कियाँ थी वो रोशनी ही खिड़कियों से आती थी। हमें लगता था रोशनियाँ दौड़ रही हैं। हमें लगता था कि हमें उस समय का आभास हो जाता था कि अब इतने बजे हैं।
और इसी के साथ-साथ यहाँ 4 सिद्ध जो प्रसिद्ध हैं, उनमें से एक लक्ष्मण सिद्ध की भी एक पैदल यात्रा हम लोग किया करते थे, जो कि बहुत ही सुखद हुआ करती थी। एक बार तो एनी बेसेंट भी यहाँ आईं और जिस समय देहरादून में विनोबा भावे आए और अशोक आश्रम में भी आए, भूदान यज्ञ के दौरान, वो सारी स्मृतियाँ इतनी सुखद हैं कि एक संस्कार लगता है इस दून घाटी में। ये दून घाटी ऐसी थी, यहाँ के देहात ऐसे थे। फिर एक बार मुझे याद आते हैं वे तमाम लोग, जो कोई हमारे ताऊ जी थे, कोई हमारी चाची जी थी, कोई हमारी दादी जी थी, और धीरे-धीरे समय के साथ-साथ वो गायब होती रहीं। लेकिन जैसे दून घाटी हमारी स्मृतियों में बासमती चावल की सुगंध के साथ लहराता हुआ, वैसे ही वे सब भी हमारे साथ हैं। उनकी सबकी कहानियाँ, देहातों की कहानियाँ हमारे पास हैं। इतना समृद्ध था ये शहर, ये दून घाटी, ये खूबसूरत दून घाटी, जो अब सिर्फ स्मृतियों में रह गई है, हमारी बातों में रह गई है। ये अगर वैसी ही बनी रहती तो एक उदाहरण हो जाती, लेकिन समय की सीमाओं के कारण बदलाव आया, विकास हुआ। लेकिन आज भी लगता है, चाहे अम्बालावाला जाएँ, चाहे गोलर घाटी जाएँ, चाहे मियाँवाला जाएँ, थुनवाला जाएँ, रायपुर रोड चले जाएँ, सब जगह दून घाटी की उस स्मृतियों के चिन्ह ढूँढने से भी नहीं मिलते हैं। कहीं-कहीं संस्कार ज़रूर मिलते हैं त्योहारों में, लेकिन आज भी हमारे पास उन दून घाटियों की वो सारी छवियाँ हैं, जैसे आज हमें याद आ रहा है वो बासमती चावल की उगते हुए और शीतल हवाओं के साथ जो सुगंध थी, वो सुगंध अब हमारी स्मृतियों में ही है, लेकिन इतनी गहरी तक जीवित है, तो हमें लगता था ये हमारी खूबसूरत और प्यारी दून घाटी।